बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुसलसल इंटरनेशनल क्रिकेट में मसरूफ़ रहने के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैनुल-अक़वामी सरगर्मियों में ब्रेक आया है, लेकिन एशिया कप और ICC वर्ल्ड कप की सूरत में दो बड़े इवेंट सर पर ही खड़े हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग और टॉप ऑर्डर उमदा अंदाज में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मिडल ऑर्डर का अब तक सेट न होना और लोअर मिडल ऑर्डर में अच्छे ऑलराउंडर्स की कमी ने पाकिस्तान की मेगा इवेंट में परफॉर्मेंस पर धड़का भी लगाया हुआ है कि अगर टॉप ऑर्डर नाकाम हो गया तो क्या पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर बैटिंग का बोझ संभाल सकेगा, जिसकी एक वजह यह भी है कि तवील अरसे से टॉप ऑर्डर तब्दील नहीं हुआ और मिडल ऑर्डर में मुसलसल तजुर्बात किए जाते रहे हैं। फिर कौमी टीम में मामूल हक हों या मोहम्मद रिजवान, उनके बयानात ऐसा तासुर देते हैं कि कप्तान बाबर आजम के करीब रहने वाले ये साथी क्रिकेटर्स किसी न किसी तरह प्लेइंग 11 पर भी असरअंदाज होते हैं। डायरेक्टर क्रिकेट पाकिस्तान टीम मिक्की आर्थर टीम में किस तरह की तब्दीलियां लाने में कामयाब होंगे, ये भी एक काबिल गौर अमर है। टीम में साबिक कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद की दूसरे विकेट कीपर के लिए कितनी ज़रूरत है और पाकिस्तान में क्वालिटी ऑलराउंडर्स की कमी क्यों महसूस हो रही है, इस बारे में गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब से, जो वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब। आपको 46 टेस्ट, 265 वनडे इंटरनेशनल और 32 T20 इंटरनेशनल में आप एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने में कामयाब रहे हैं। वनडे क्रिकेट में आपने 5000 से ज़ायद रन बनाए, 269 विकेटें आपके क्रेडिट पर हैं। आपसे प्रोग्राम के आगाज़ में पाकिस्तान टीम के मौजूदा ऑलराउंडर्स पर ही बात कर लेते हैं। इस वक्त हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें तो पाकिस्तान टीम में फ़हीम अशरफ, आमिर जमाल और मोहम्मद वसीम जूनियर की सूरत में दो ऑलराउंडर्स हैं। क्या कहेंगे आप? ये नेचुरली एक प्रोसीजर है। पाकिस्तान में प्लेयर्स आ रहे हैं और काफ़ी पोटेंशियल वाइज प्लेयर आ रहे हैं, पर ये कि उनकी ग्रूमिंग जिस तरह की होनी चाहिए थी, जिस तरह उनको मेंटली फिजिकली उनको प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए पाकिस्तान की टीम के लिए इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक, उस तरह मैं समझता हूँ कि वो नहीं हो रहा। और ये है कि यहाँ प्लेयर को पॉलिश किया जाता है। जैसे अगर आप 30 साल पीछे चले जाएं, पाकिस्तानी क्रिकेट में चले जाएं या 40 साल पीछे चले जाएं, तो एक प्रोसीजर था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लेकर जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर थे वो ये वरीड अबाउट थे कि हमारे लिए जब हम छोड़ें क्रिकेट तो पाकिस्तान की जो प्लेयर हों वो हमारी जगह पे आए और पाकिस्तान टीम को संभाल लें। और वो पॉलिश भी करते थे, मेंटली स्ट्रॉन्ग भी करते थे, फिजिकली भी करते थे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी पीछे रह गई हैं। शायद T20 की वजह से हो गया है या क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली जा रही इस वजह से हो गया। लेकिन अब्दुल रज़ाक साहब, अगर हम बात करें जिस वक्त आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, आप हो गए, अजहर महमूद हो गए, कंपटीशन था टीम में, हसन अली आए तो लगा कि पाकिस्तान को एक लंबे अरसे तक सर्व करने वाला फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल गया है, लेकिन फ़िटनेस मसाइल ने उनको जकड़ लिया। कभी टीम में इन हैं, कभी आउट हैं, कभी कारकर्दगी के आगे सवालिया निशान है। हालिया अरसे में मौजूदा टीम की बात करें तो फ़हीम अशरफ एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जिन पर आप एतबार कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, उनको मौक़े भी मिले हैं, लेकिन अब तक फ़हीम अशरफ उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सके हैं जिस तरह की टीम को उनसे उम्मीद है। आप क्या वजह समझते हैं इसकी? देखिए, अगर फ़हीम अशरफ की बात करें, अभी वो 2 साल से सेंट्रल पंजाब से खेल रहे थे और मेरे अंडर ही थे, और उनमें मुझे लग रहा है कि फिटनेस के साथ साथ उनकी बॉलिंग में जो इम्प्रूवमेंट नजर आनी चाहिए थी वो थोड़ी कम हुई है। बैटिंग में उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं। पिछले 4-5 साल से अगर जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे, अब पिछले साल 2 साल से कुछ बेहतर करनी शुरू की है। वो शॉट सिलेक्शन अपनी नहीं रोक रहे, जो उनकी रेंज में आती है वो शॉट खेलते हैं। तो उनका सबसे जो ज़्यादा वरीड अबाउट पॉइंट ये है कि उनकी बॉलिंग में वो डेप्थ नज़र नहीं आ रही, वो जान नज़र नहीं आ रही। जो हमारे दौर में जैसे मैं और अजहर महमूद आते थे तो हमारा ये होता था कि हमने ब्रेक थ्रू भी देना है, हमने रन्स भी रोकने हैं, तो हम एक पाकिस्तान टीम के लिए एक अहम रोल था हमारा पाकिस्तान टीम में। तो इनके साथ ही ऐसा ही हो रहा है, इसलिए कि टीम से कभी बाहर हो जाते हैं, कभी इन हो जाते हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, PSL में परफॉर्म करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अभी जो फिलहाल जो वापस उनकी हुई है वो PSL की बेस पे हुई है, तो उन्होंने PSL में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो जब आप PSL में जिस तरह फ्रेम ऑफ माइंड से खेलते हैं, उसी तरह पाकिस्तान लेवल पे भी आपको उस तरह ही खेलना पड़ेगा।
हमारे पास काफ़ी मिसाल्स हैं। तैयब ताहिर की देख लें, वो डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा खेले, इंटरनेशनल में उस तरह वो परफॉर्म नहीं करती जिस तरह हम चाह रहे थे। ये इस तरह की चीज़ें अक्सर प्लेयर के साथ होती है, पर फ़हीम का ये है कि उसको अपनी बॉलिंग में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आने की ज़रूरत है। बॉलिंग इम्प्रूवमेंट के लिए उसको उसमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपके स्किल्स लेवल को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ एक तो ज़्यादा क्रिकेट की वजह से और टी20 ज़्यादा खेलने की वजह से और थोड़ा फाइनेंशियली भी प्लेयरों को काफ़ी सपोर्ट मिल रही है, इस वजह से लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे। अब्दुल रज़ाक साहब, जिस वक्त आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और अज़हर महमूद आपके साथ खेल रहे थे, तो आप दो ऐसे ऑलराउंडर थे पाकिस्तान क्रिकेट के जो बल्लेबाजी में जिम्मेदारी के साथ साथ वनडे क्रिकेट में अपने 10 ओवर का कोटा भी पूरा किया करते थे। अब अगर देखा जाए तो इस साल के आखिर में भारत में वर्ल्ड कप है, तो आपको अगर मैं ये सवाल करूं कि इस तनाजुर में आपको क्या लगता है, फ़हीम अशरफ ज़्यादा बेहतर रहेंगे या फिर वसीम जूनियर? देखिए, अगर एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए तो फ़हीम अशरफ को जाना चाहिए, और मोहम्मद वसीम जूनियर की अगर बात करें तो ये हमारे हम ही इसको लेके आए थे खैबर पख्तूनख्वा से और इसको बहुत जल्दी पाकिस्तान खिला दिया। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जब नेट में देखते हैं तो उस बेस पे प्लेयर की सिलेक्शन कर लेते हैं कि ये नेट में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेता है, पर मैच की फिटनेस और मैच की बॉलिंग में बड़ा फर्क होता है। जब उसका वक्त था कि वो डोमेस्टिक खेलता, वहां जो लंबी बॉलिंग करता, लंबी बैटिंग करता, और हमारी सबसे जो एक सेटबैक है पूरे पाकिस्तान में कि हम हमारे जो भी चीफ सेलेक्टर या सिलेक्टर्स आते हैं वो नजर नहीं रखते प्लेयर्स पे, और उनके एक लिस्ट में नाम होना चाहिए कि इस प्लेयर को हमने फॉलो करना है। स्कोर बोर्ड से या कंप्यूटर से फॉलो करना और चीज होती है, और एक फिजिकली देखना या उसमें जो भी उसको आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं उसके लिए, जैसे ग्राउंड में जाके गाइड करना, कोच को गाइड करना, कप्तान को गाइड करना कि इसको यहाँ पे बॉलिंग कराओ, इसको यहाँ पे बॉलिंग कराओ। तो ये इंग्लैंड से हमने सीखा है ये चीजें ना, कि वहां पे जो प्लेयर को डेवलप करना होता है, पॉलिश करना होता है, तो उस पर इस तरह की फीडबैक देते हैं। तो हमें भी इस तरह करना चाहिए। उसको बहुत जल्दी पाकिस्तान खिला दिया। अब ये है कि वो टीम में रहते हैं, कुछ मैच खेलते हैं, कुछ नहीं खेलते, कुछ रहते हैं, कुछ नहीं खेलते। तो इस तरह कभी ग्रूम नहीं कर सकता कोई प्लेयर, ना प्लेयर बन सकता है। आप एक फॉर्मेलिटी की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी आपका एक जो एक पीरियड होता है आप पूरा कर रहे हैं, उसको फिलिंग ब्लैंक कर रहे हैं, तो बाकी प्लेयर कभी इस तरह डेवलप नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो मैंने कुछ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात कर ली। हालिया अरसे में अगर पाकिस्तान टीम की मैं बात करूं तो इस तनाजुर में स्पिन बॉलिंग में हमारे पास काफ़ी बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं ऑलराउंडर के तनाजुर में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की मैं बात करता हूं तो तादाद भी मुझे ज़्यादा लगती है, और लेफ़्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करने वाले माद वसीम हों, लेफ़्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करने वाले मोहम्मद नवाज़ हों, नायब कप्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम लेग ब्रेक गुगली बॉलर शादाब खान हों, ऑफ स्पिन बॉलिंग करने वाले ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद हों, और ऑफ स्पिन बॉलिंग के साथ उम्दा बैटिंग करने वाले चाहे आगाज़ सलमान हों। तो आपको लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान टीम महफूज हाथों में? देखिए, जैसे मैंने अभी बात कही कि प्लेयरों को पॉलिश करने के साथ कॉन्फिडेंस भी देना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा हम लैग कर जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेयर जो है ना वो अपने ट्रैक से इधर उधर उड़ जाता है। क्योंकि अब जितनी टी20 क्रिकेट हो रही है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट काफी मिल जाती है प्लेयर्स को। तो एक जो हम कहते हैं ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्पिनर थे, इंग्लैंड की टीम में एक दो स्पिनर थे, श्रीलंका में स्पिनर, जैसे पास में पाकिस्तान में स्पिनर थे, सकलैन मुश्ताक थे, मुश्ताक अहमद थे, और उसके बाद शायद अफरीदी आ गए, फिर सईद अजमल आ गए। तो इस तरह का जो प्लेयर नजर नहीं आ रहा जो जिसको हम कह सकें कि ये पाकिस्तान का ये मेन स्पिनर है। तो हम सिर्फ जो कहते हैं कि जरूरत है हमें, जैसे हम आगा सलमान को हम एज ए पार्ट टाइम बॉलिंग के लिए यूज करते हैं, साथ वो बैटिंग भी कर लेते हैं। अब उसके बाद माद वसीम है। अब उनका मैं ये नहीं पता कि वो बॉलिंग बेस पे सिलेक्ट होते हैं या बैटिंग की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट होते हैं। तो हमें कोई इस तरह की स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही जिसको हम कह सकें ये पाकिस्तान के मेन स्पिनर्स हैं। शादाब है, वो वाइस कैप्टन है, डेफिनेटली वो खेलेंगे, तो हम उनको भी नहीं ये कह सकते कि पाकिस्तान के मेन स्पिनर है। तो इस चीज पे गौर करने की बात है कि हमें ऐसे दो स्पिनर्स तैयार करने हैं जो हम कह सकें कि ये हमारे मेन स्पिनर हैं। और पास में हमने देखा है हमारे पास सईद अजमल थे, शायद अफरीदी थे, जब वो बॉलिंग के लिए आते तो हमें पता होता था और दूसरी टीमों को भी पता होता था कि ये अब इनके दो मेन स्पिनर्स आ गए हैं, और विकेट भी लेते थे और रन भी रोकते थे, मैच भी जितवाते थे। तो इस तरह की परफॉर्मेंस हमारे स्पिनर डिपार्टमेंट से नजर नहीं आ रही।
टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं और वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी और पाकिस्तान टीम की मुमकिन 11 स्क्वाड उस पर गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे सीरीज़ में 4-1 से कामयाब हो गई, जिसमें पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक और फ़खर जमान की कारकर्दगी के साथ साथ कप्तान बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी काबिल ज़िक्र रही। पाकिस्तानी बॉलिंग का भी किरदार नुमाया रहा, लेकिन पाकिस्तान टीम के बारे में एक तासुर ये भी है कि कप्तान बाबर आजम समेत टीम में कुछ खिलाड़ियों का ऐसा ग्रुप है जो ख़राब परफॉर्मेंस पर ना ड्रॉप होता है ना उनकी पोजीशन तब्दील होती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बयान भी इस बात की तस्दीक करते नजर आते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे एक रोज़ा मैच में 90 रन की इनिंग खेलने वाले ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक की गुफ्तगू मीडिया को एक नई बहस से दो चार कर गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमामुल हक से जब कैच ड्रॉप होने का पूछा गया तो वो कहने लगे उन्हें तो ड्रॉप कैच नज़र ही नहीं आए। फिर कप्तान की तरह बयान देते हुए कहा कि टीम में अब तब्दीली या तजुर्बात की ज़रूरत नहीं, और इफ्तिखार अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल न करने की वजह भी उन्होंने बता दी। फील्डिंग आज बहुत अच्छी की, बेशक एक दो कैच अगर मुझे याद नहीं आ रहा अगर छुटे हैं तो आप कह रहे हैं कि छुटे हैं, बाकी अगर एक दो छुट गए, लेकिन ऑब्वियसली हमारी फील्डिंग ऐसी चीज़ है जिस पे हमारे पे पिछले 2 वनडे पे भी बात हुई है। मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट थोड़ी सी कम है, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट की हमारे पास इतनी कोई गुंजाइश नहीं है। सच बताऊँ तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, और आगा, नवाज, शदाब मेरे ख्याल से इनफ पावर हिटिंग है। इट्स जस्ट कि उनको जो है आपको कॉन्फिडेंस देना है, और क्योंकि समटाइम्स बहुत मुश्किल होता है 5वें 6ठे नंबर पे आके 6-7 ओवर्स रह गए हो कि आप बेशक उनके स्टैट्स में जिस तरह मेरी बाबर फ़खर के स्टैट्स आए वैसे उनके ना आए, और नवाज और शदाब बहुत ज़बरदस्त हिटर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं लड़कों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। बिल्कुल हैरी को और इफ्ती भाई को जो है बिल्कुल मौका देते। अगर मुझे ऐसा लगता है बाबर कुछ अलग सोच रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैचेस बिल्कुल नहीं है, 2 मैचेस है। जितनी आपकी बेल्ट में मुझे ऐसा लगता है बड़े टूर्नामेंट में कॉन्फिडेंस से जाएंगे तो आपके जो मेन प्लेयर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है बड़े टूर्नामेंट से पहले। कुछ इसी तरह की सूरत हाल टेस्ट टीम के नायब कप्तान विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ भी रही है। वो भी जब मीडिया के सामने आकर सवालात के जवाब देते हैं तो ऐसी बातें कर जाते हैं जो जग हसाई का सबब बनती हैं। एक मौके पर उन्होंने तनकीद करने वालों के लिए सज़ा और जज़ा की सूरत हाल पैदा कर दी, और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में 4थे नंबर पर बैटिंग करने की ख्वाहिश भी जाहिर की, और ये भी कह दिया कि कप्तान और टीम मैनेजमेंट की बात मानने पर भी मजबूर हैं। क्रिकेट का हमारे प्लेयर है या मुझे नहीं पता, मीडिया है जो भी बात कर रहा है, अगर वो ये सोच रहा है कि मेरे कप्तान की स्ट्राइक रेट कम है तो अल्लाह उनको ज़ाय खैर दे, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए सोच रहा है। मगर मैं एक बात हकीकत बताता हूँ कि जो भी सोच रहा है, जो भी है मुझे नहीं पता, अगर मैं कप्तान या XYZ जो भी प्लेयर अंदर ईमानदारी से पाकिस्तान के लिए नहीं खेले वो जलील होगा। ये जो भी बात कर रहा है, जो भी कह रहा है कि यार ये जो चीज़ें लेके आ रहा है या जो भी है मुझे नहीं पता, अगर वो अपनी ज़ात की वजह से ये चीज़ें कर रहा है तो अल्लाह पाक उसको जलील करेगा, इज़्ज़त तो नहीं मिलेगी। मैं इस चीज़ पे कायम हूँ, मुझे नहीं पता बाकी जिसने जो बातें की है अल्लाह उनको खैर दे। पाकिस्तान के लिए वो भी अच्छे सोच रहे हैं और हम भी पाकिस्तान के अच्छे के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ मैंने शुरू में ईमानदारी की बात की है, पर्सनली अगर मेरी ईमानदारी से पूछा जाए मैं खुश नहीं हूँ, 5 नंबर से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं 4 नंबर पे खेलूँ, ये मैं चाहता हूँ। मगर ये ज़रूरी बात नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं चाहूँ वही मुझे मिले। आज से पहले भी ऐसे काफ़ी दफ़ा हुआ होगा, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं 4 पे खेलूँ और मैं खुश नहीं हूँ कि मैं 5 पे खेलूँ। ये मेरी अपनी ख्वाहिश है, ये मैं चाहता हूँ। शायद आप लोगों के सामने स्टेट्स हो, मैं बहुत सी चीज़ें शायद आप लोगों से डिफरेंट है, मैं नहीं देखता इन चीज़ों को, मैं असेस करने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को। मेरे लिए स्टेट्स और इन चीज़ों को देखना, पीछे जो चीज़ें थी वो अलग थी मेरे लिए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं 4 पे खेलूँ। ये ज़रूरी नहीं कि इसके बाद मुझे 4 ही मिले, मैं ये नहीं चाहता। ना आज तक किसी से शिकवा किया है, ना गिला किया है, ना मैं ये चाहता हूँ। कप्तान और कोच को जो चीज़ अच्छी लगती है वो कर रहे हैं, अभी भी ना किसी से शिकवा कर रहे हैं ना गिला कर रहे हैं। कप्तान और कोच को जो चीज़ समझ में आ रही है, जहाँ पे आ रहा है, हम उसके लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें दिखाने का बुनियादी मकसद ये था अब्दुल रज़ाक साहब कि जब आप गुफ्तगू करें तो आपके पास दलाइल होने चाहिए, आपके पास गुफ्तगू के लिए कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप गुफ्तगू करें। आप भी पाकिस्तान के लिए खेले हैं, टेस्ट क्रिकेट खेले, वनडे क्रिकेट खेले, वर्ल्ड कप खेले। 2009 में जब पाकिस्तान यूनुस खान की क़यादत में वर्ल्ड T20 जीता, आप उस विनिंग स्क्वाड का पार्ट थे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो ये जो हो रहा है सब कुछ, आपके दौर में तो T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज तो T20 क्रिकेट की भरमार है। आप एक क्रिकेट ख़त्म करते हैं, दूसरी क्रिकेट हो जाती है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने जा रहे हैं। आपके ज़माने में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था जितना कि आज है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके ऊपर शायद इतना प्रेशर नहीं था जितना आज के खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर है। तो फिर वो उनके पास मीडिया मैनेजर्स भी हैं, आपके पास नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की गुफ्तगू ये क्या साबित कर रही है? सबसे पहले तो देखें, मीडिया से सवाल होता है, कुछ ना कुछ चीज होती है तो फिर ही जाके उसका एक सवाल बनता है। और प्लेयरों को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए कि देखें, जब आप जीत रहे होते हैं ना तो आपकी बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, और जब हार रहे होते हैं तो फिर किस वजह से हार रहे होते हैं अब उसका भी जवाब इख्तियार करना पड़ता है। अब हर प्लेयर की अपनी एक सोच होती है, और मैंने जैसे कहा कि ये T20 ज्यादा खेलने की वजह से ये जो जवाबात नजर आ रहे हैं या हमें सुनने को चीजें मिल रही हैं प्लेयरों की तरफ से, वो चीज है। अगर आप देखा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस रहना अपनी परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस के साथ आपने वो चीज डेवलप करनी है जिससे पाकिस्तान टीम को फायदा हो, जिससे टीम जीते। जब ऐसी चीज नजर नहीं आती किसी प्लेयर से तो फिर एक्सक्यूज नजर आते हैं, उसका फिर यूटिलाइजेशन नजर आ जाता है। अब एक बैट्समैन रन एंड बॉल खेली जा रहा है और उसने अपना 50 भी कर लिया है, और टीम को जरूरत भी है कि यहाँ पे वो खुला खेले, फिर भी वो नीचे खेली जा रहा है। तो इस तरह की चीज मीडिया में जो है सब क्रिकेट को समझते हैं, पूरी पाकिस्तानी अवाम क्रिकेट को समझती है, तो फिर उससे अफसोस होता है। तो इस तरह की चीजें फिर जब निकलती हैं तो फिर ये कोई ना कोई ऐसा जवाब बनाते हैं जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। अगर आप मेरिट पे खेलते हैं, जब आपका पता है कि जिस रोल पे भी जहां भी आपको बैटिंग आती है या बॉलिंग आती है तो उसमें आप 100% देते हैं, पाकिस्तान टीम को जितवाते हैं, तो फिर इस तरह की चीजें कभी बाहर नहीं आती। पास में भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होगी, बड़े इख्तलाफात पैदा हुए हैं, पर जो प्लेयर का पोटेंशियल होता था, जो उसकी परफॉर्मेंस होती थी, वो उसको कवर करती थी। तो जब तक जीते रहेंगे तो ये तो चीजें हर चीज बर्दाश्त करेंगे, जब हारेंगे तो ये चीजें फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। देखिए रज़ाक साहब, खेल के दो बुनियादी उनसर हैं, जीत और हार। आप हमेशा नहीं जीत सकते और हमेशा आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। आपकी कारकर्दगी में उतार चढ़ाव भी आएगा और आप कभी हारेंगे भी। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि जब हारते हैं तो फिर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर को एब्जॉर्ब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपके सामने सवाल ये रखना चाहता हूँ, एक आम तासुर ये भी है कि एक मखसूस ग्रुप है इस टीम के अंदर जिसके गिर्द ये टीम घूम रही है, खिलाड़ी इन आउट हो नहीं रहे, बाहर से जो खिलाड़ी हैं वो इस टीम का हिस्सा बन नहीं रहे। तो जब मीडिया आइडेंटिफाई करता है चीज़ों को तो फिर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? नहीं, डेफिनेटली देखें, हमने भी 17-18 साल क्रिकेट खेली है और तकरीबन अब 25-30 साल तो हमें हो ही गए हैं पूरे पाकिस्तान में। हमने हर जगह डोमेस्टिक भी खेली है, मीडिया के साथ भी हमारा तल्लक रहा है, सुनते भी हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, सब कुछ हमारे सामने ही है सारा कुछ। तो जितनी अवेयरनेस बाहर के लोगों को होती है, हो सकता है जो पाकिस्तान टीम में होते हैं वो अपने माइंड से सोचते हो, पर ये कि आपका कोई भी नेगेटिव पहलू, नेगेटिव एक्टिविटीज जो ग्राउंड में आप करते हैं वो जाहिर हो जाती है, और जब वो जाहिर होती है, जब उसको पिन पॉइंट करते हैं तो फिर उसका थोड़ा सा माइंड भी करते हैं। अब किसी ने जैसे कैच छोड़ा है, आप उसे कहेगा आपने कैच छोड़ा है, तो वो कहेगा जी, वो उसको माइंड करेगा। हालांकि उसको इस चीज को माइंड नहीं करना चाहिए। अगर मैं बैटिंग करने गया, मैं 0 पे आउट हो गया, तो मुझे कोई कहे मीडिया से जी आप 0 पे आउट हो गए, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, तो इस बात को माइंड नहीं करना चाहिए। आपको इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए कि जी कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा कि इस तरह की चीजें ना हो। तो जब इस तरह की चीजें निकलती हैं तो कंट्रोवर्सी तो पैदा होती है। अब्दुल रज़ाक साहब, जिस ज़माने में आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, शाहिद आफरीदी सुपरस्टार, आज भी वो पाकिस्तान क्रिकेट में एक स्टार की हैसियत रखते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, आप ख़ुद किसी सुपरस्टार से कम नहीं हैं। लेकिन आपके बारे में कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि सीधे साधे हैं, आपको बात घुमा कर करना नहीं आती और आप में चालाकी नहीं है, और ये बात लोग मानते हैं। लेकिन आजकल के क्रिकेटर्स की अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही है, मीडिया मैनेजर्स भी हैं, तो आप उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे कि किस तरह चीज़ों को हैंडल करना है? क्योंकि आप जब इस तरह बात करते हैं तो आप मज़ीद कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। बात ये नहीं है, कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, बात यह है कि एक अपनी सेटिस्फेक्शन होती है।
मैं जब ग्राउंड में जाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, नहीं करता हूँ, तो मेरी अपनी एक सेटिस्फेक्शन है। ये चीज का थोड़ा सा लैक है, हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। अब मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कि मैं ग्राउंड में थक जाता हूँ, मैं सही तरह मेरी फिटनेस का नहीं है, तो मैं इस चीज को हाइड कर लेता हूँ। पर बाहर बैठे लोग नहीं इसको हाइड कर सकते ना, वो बता देते हैं कि अब फिटनेस की वजह से आपको ये चीजें हो रही हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अहम उमूर पर, टीम सिलेक्शन पर, वर्ल्ड कप में टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से, विकेट कीपर सरफराज अहमद और रिजवान के हवाले से बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही। और पाकिस्तान टीम का जो कॉम्बिनेशन है इस वक्त, क्या वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार है, क्या बेहतर ऑलराउंडर हमारे पास मौजूद हैं, इस हवाले से टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।